Hello everyone, welcome to the channel. जो है आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी. ओके, सो हम जो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली हम लोग लाइफ प्रोसेसेस जो है डिस्कस करेंगे. तो ये बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? एनी यू नो एनी आइडिया ऑफ लाइफ प्रोसेसेस? बहुत इजी है. एंड please let me know in the comment section what is life processes. So basically life processes are the basic functions performed by a living organisms to maintain life. Okay, so life processes are the basic functions. We all know what are the basic functions, and it is performed by for living organisms. Okay, वो बेसिक फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक लिविंग बॉडी परफॉर्म करती है, why it performs to maintain life. Okay, we can take the example of digestive system is the life processes. Okay, excretion, respiration and circulatory system are these are the four major life processes which every human being, okay, performs to maintain life. What are they? Digestive system, excretion, respiration and circulatory system. And यहाँ पर in the below एक line given है, that is this one. Just a minute. This one where it is. Yes, there is a line in which there is given that why movements are very small scales visible. Okay, so जो movements होते हैं, basically जो movements होते हैं, I hope it is visible. This one, movements over very small scales can be visible to naked eyes. जो movements होते हैं small scales के, वो हम लोग अपने normal eye से नहीं देख सकते, जो कि example invisible molecular movement. Okay, और molecules के जो movement होते हैं वो हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो इनविजिबल होते हैं. पर ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं ना, ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं. अब क्यों नेसेसरी होते हैं? ये इसलिए नेसेसरी होते हैं क्योंकि जब तक हमारे मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे तब तक हम लोग लाइफ नहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड अब हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगाई होते हैं, एल्गी होती है, प्रोटोजोआ होता है. एवरीथिंग इज इन मूवमेंट, राइट? हमने ये इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. बट हमने एक चीज के बारे में नहीं पढ़ा था, दैट इज दिस थिंग, वायरस. वायरस लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है. एनी आइडिया? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. वायरस जो होता है बेसिकली ये ना ही लिविंग में आता है ना ही नॉन लिविंग में आता है. शॉक ना? वायरस ना ही लिविंग में आता है ना ही नॉन लिविंग में आता है. क्यों? एक वायरस है, वो नॉर्मल एक टेबल पे बैठा हुआ है. सपोज, जस्ट इमेजिन देयर इज अ वायरस व्हिच इज सिटिंग ऑन अ टेबल. ओके, एंड वो पड़ा हुआ है, किसी उसे मतलब कोई उसके पास आ जा नहीं रहा. दैट इज व्हेन इट इज नॉन लिविंग. वो तब नॉन लिविंग माना जाएगा बिकॉज दिस इज दैट वायरस इज नॉट शोइंग एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट. वो वायरस कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर रहा है. बट इफ समवन केम नियर दैट वायरस, अगर कोई उस वायरस के पास आता है, दैट वायरस विल जंप ऑन दैट होस्ट. वो उस इंसान पे, उस एनिमल पे, एनी एनिमल. ओके, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कम इन दी एनिमल्स. सो वो उस होस्ट में चला जाएगा एंड इट विल शो द लिविंग
movement, molecular movement. It will show molecular movement. So then it is what? Living. Okay. So it means, I'll repeat, वायरस ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है. अगर वायरस नॉर्मल पड़ा हुआ है, इट विल शो नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इट मीन्स इट इज नॉन लिविंग. जब वो किसी होस्ट में जाएगा, ओके, then it will show molecular movement and then it is living. So viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partially away. There is a controversy about whether they are truly alive or not. But at the end, we get to know that it is on the borderline. Okay. जो वायरस होता है, एट द एंड हमें पता चला कि जो वायरस होता है, ये हम बॉर्डर लाइन पे हम इसको बोलते हैं. ओके. सो living organisms are well organized structures. We all know that living organisms are living organized structures. They can have tissues, right? Tissues. Tissue. How tissues are made up of? Tissues are made up of cells, right? What? Cells. Tissues are made up of cells. Okay. Then cells से वो क्या बनते हैं? Tissue. Okay. टिश्यू से वो बनते हैं organ, and after organ system, and organ system makes organism. So living organisms are well organized structures. They can have tissues have cells have smaller compounds in them, and also on, because of the effects of the environment. This organized order nature of living structures is very likely, okay, is very likely what? To keep breaking down over time. There is a word used, breaking down. What do you mean by breaking down? Please let me know in the comment section. So breaking down, इन जब हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी चीज को, सो देयर एनर्जी इज नीडेड. ओके. अब एनर्जी चाहिए होगी किसको? ब्रेक डाउन करने के लिए. क्या ब्रेक डाउन करने के लिए? फूड ब्रेक डाउन करने के लिए. ठीक है. अब वी नीड व्हाट? ब्रेकिंग डाउन. अब ब्रेक डाउन, energy is needed, and energy comes from food, and food gives us nutrition. Okay, तो ये cycle जो है वो चलता है. Food gives us nutrition, from nutrition, body absorbs the nutrition and it will produces energy. Now, different life processes needs different level of energy. Okay. Why we need different level of energy? To prevent damage and breakdown. Okay. Energy is needed. This energy, and now where this energy comes from? This question arises. Okay, this energy comes from outside the body of an living organism. That is, what's that? Yes, that's food. Okay, therefore sources of energy need to break down and build up in a body, converted to a uniform source of energy. Okay, now I have used a word which is uniform sourced energy. What is that? What is uniform sourced energy? We'll discuss it about later. This energy is used at the molecular movement needed for maintaining living structure. Okay, now as well as to molecules for body to grow. Okay, up now in the below there is we'll learn something new. What's that? Okay, so let's revise. Energy is needed for, just learn this line. Energy is need to prevent damage, breakdown and repair. Okay, so since these maintenance processes are needed to prevent damage, the breakdown, energy is needed for them.
This energy comes from outside the body. Okay, I have told you of the individual organisms. So there must be a process of transfer, right? तो वहाँ पे एक process होना चाहिए transfer करने का. Okay, अब tell me that food पूरी body में transfer किस you know किस part से होता है? एक आई एम गिविंग यू हिंट, एक लिक्विडी पार्ट होता है हमारी बॉडी में विच यू नो पूरी बॉडी में घूमता रहता है. ओके, सो टेल मी in the comment section. So there must be a process of transfer of source of energy from outside the body of an organism which we call food. Okay, food ही तो आता है तभी तो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है. तो inside the process we commonly call nutrition. Okay, nutrition. So now, okay, अब we'll discuss nutrition. Okay, so we will discuss nutrition. So where we are, commonly used nutrition. If the body size of the organism is to grow, अगर बॉडी का जो साइज है उसको ग्रो करना होगा, एडिशनल फूड हमें लगेगा, राइट? जो बढ़ते बच्चे जिनको बोलते हैं वो उनको ज्यादा खाना चाहिए होगा. एडिशनल मटेरियल इज यूज्ड, राइट? Also needed to from outside, it is needed from outside, right? अब जो फूड है वो बॉडी के बाहर से ही आएगा, since the life on earth depends on the carbon based molecules, right? Most of these food sources are also carbon based. Okay, depending on the complexity of the carbon sources, different organisms can use it different kinds of nutritional process. Okay, so now basically what is respiration? Respiration, what is respiration? So यहाँ पे इसका definition लिखा हुआ है that the process of acquiring oxygen from outside the body is the process of acquiring oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown and of food sources is known as respiration. Okay, so this is the uh, you know definition of respiration. Up, you people are quite you people are quite smart, so you know the difference between respiration and breathing. Respiration is different, breathing is different. Breathing is that movement, जो movement होता है हमारी बॉडी में, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, दैट वी कॉल ब्रीथिंग. बट रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी एक्वायर कर रही है, हमारी बॉडी ले रही है और उसको बाद में क्या फूड के ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रही है. अब वो ब्रेक डाउन क्यों कर रही है? लिखा है फॉर सेल्यूलर नीड्स. ओके, ब्रेक डाउन कर रही है फूड को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. हर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अब देखो, अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो वहां जैसे कि अमीबा, अमीबा है सिंगल सेल्ड, राइट? तो वहां पे उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है कि वो खाना खाए. जैसे एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, उनके पास तो एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है विच इज नोन एज बकल कैविटी और माउथ, राइट? बट अमीबा के पास तो कुछ नहीं होता, वो तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. सो देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स for taking in food, exchange of gases. We have nostrils or nose, right? But amoeba has no nostrils for exchanging of gases, no alveoli in lungs, right? For exchange of gases or removal of waste. We have our excretion system for removing the waste from our body. But in amoeba, there is no
what waste removal part in his body, right? So वो ये सब काम कैसे करता है? बिकॉज हमने तो पहले पढ़ लिया ना कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये जितना भी लाइफ प्रोसेसेस के वर्क है वो करना ही पड़ेगा, तभी वो इंसान एग्जिस्ट कर पाएगा, राइट? सो मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ये वो सब करता है। कैसे? फूड भी कर लेता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है, और वेस्ट रिमूव भी करता है। कैसे करता है? क्योंकि उस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का जो पूरा का पूरा सरफेस है, ठीक है, द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। उसका जो पूरा का पूरा सरफेस होता है वो एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है? एंटायर कांटेक्ट में होता है। Entire surface of the organism is in the contact with the environment. Okay, but अभी मल्टीसेल्युलर के साथ कैसे होता है? अगर बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो गई, if the body design become complex in multicellular organisms, so what will happen? In multicellular organisms, all the cells may not be direct contact with the surrounded environment, right? Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all cells, right? So, we have seen previously in multicellular organisms, various body parts are specialized in the functions they perform, right? And we are familiar with the idea of these specialized tissues. हम लोगों को पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है, and with their organization in the body of the organism, it is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen all will also be the function specialized tissue। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि अगर हमें पता चले कि जो फूड है और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसके लिए भी एक स्पेशल क्या बना है, टिश्यू बना है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज देयर फॉर टेकिंग इन फूड और ऑक्सीजन। ओके, बक्कल कैविटी अलग टिश्यू से बनी है, नोज अलग टिश्यू से बनी है। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अगर हम इनका जो टिश्यूज हैं इनको अपसाइड डाउन करते हैं और वी एक्सचेंज इट्स प्लेसेस, so it will not work, right? This pose a problem, right? What this pose a problem? Food and uh, of food and of oxygen will not be function specialized tissues. However, this pose a problem since the food and oxygen are now taken up at one place of the body of the organisms, which is mouth and our nose, while all parts of the body needed them। अब हमारा जो फूड है वो तो हमारा माउथ ले रहा है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा नोज ले रहा है। ले तो ये दोनों पार्ट्स रहे हैं, पर बाकी की जो बॉडी है उनको भी तो कुछ न वो चाहिए। अब हमारे पैर में न्यूट्रिशन चाहिए, अब पैर थोड़ी खाना खाएगा, है ना? तो इस सिचुएशन में हमारे बॉडी में ही एक सिस्टम क्रिएट हुआ है। दैट सिस्टम इज व्हाट नॉट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दिस वन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये हमारी बॉडी में क्रिएट हुआ है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कुछ न कुछ चाहिए होता है। मतलब हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन है वो चाहिए होते हैं। ओके, सो यस, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। सो नाउ लेट्स सी, अब व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर अब यहाँ पर है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड and oxygen
from one place to the another in the body is known as transportation. Very, very simple. That transport of food and oxygen from one place to the another in the body is known as transportation. Which and let me know कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सा पार्ट करता है, कौन सी ऐसी चीज है बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करती है हमारे फूड को और ऑक्सीजन को. Quite easy, it's blood. Okay, blood do transportation. How? अब ब्लड क्या करता है हमारे जो इफ यू नो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे मिलियंस ऑफ वेलाइज होती है. क्यों होती है? ताकि वो जो फूड है उसके न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब कर सके. राइट. अब वहां पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं. ब्लड कैपिलरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे. बस इतना समझें कि वेलाइज के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ठीक है. अब उस ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारा ब्लड होता है. ओके. तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें क्या नहीं होता? ऑक्सीजन नहीं होता है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उसमें से वो जो न्यूट्रिशन है, जितना भी फूड न्यूट्रिशन है, दैट इज प्रोटीन, ओके, फैट्स एंड एनी अदर विटामिन्स, ये जो चीजें होती हैं ये ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर. देन इट विल go to various body parts. Okay. When this is transportation system. Okay, when chemical reaction use the carbon source of oxygen for energy generation. जब अब एनर्जी जनरेशन के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? केमिकल रिएक्शन करती है. दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स. और ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स मीन्स वेस्ट. ये केमिकल रिएक्शन कुछ वेस्ट, कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो हैं क्रिएट करते हैं. दे आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द बॉडी बट कुड इवन हार्मफुल. ये जो केमिकल रिएक्शंस मतलब सॉरी जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल. हमारे ये नहीं है कि भाई सेल है उसका वेस्ट है, कोई बात नहीं, बॉडी में रह गया तो रह गया, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं. इसमें टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं. इवन वी कैन डाई. ओके. सो दिस अब तो नेसेसरी हो गया कि हमको ये वेस्ट जो है निकालना पड़ेगा बॉडी से. दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी or discarded outside. This is necessary now. Okay, so this process is known as excretion. Which process is known as excretion? Removal of waste byproducts outside the body by the process called excretion. Okay. एंड इस एक्सक्रीशन के लिए कुछ अब जब खाना खाने के लिए भी और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, ऑक्सीजन लेने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं. तो ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन एंड दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज नोन एज excreting tissues. Okay. Now, up next topic is nutrition. Okay. So nutrition. There are some questions. This you have to do in the homework as homework. It is very easy. If there is any doubt, you can ask me in the comment section. So now, nutrition. Basically, what is nutrition now? हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं. इट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. राइट. अब बेसिकली न्यूट्रिशन जो है वो यू नो कैसे वर्क करता है. न्यूट्रिशन हमको क्यों चाहिए होता है? व्हाई डू लिविंग थिंग्स गेट यू नो व्हाई डू लिविंग बीइंग्स want nutrition for their survival? Basically, we know the 5 6 nutrition: carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals. And
न्यूट्रिशन जो है सिंथेसाइज और टेकन, ये न्यूट्रिशन बेसिकली आता का है, मैंने आपको पहले बताया था न्यूट्रिशन इज कम फ्रॉम फूड, मीन्स न्यूट्रिशन सिंथेसाइज और टेकन अप बाय द फूड, एंड फूड गिव्स अस न्यूट्रिशन। ओके, अगर न्यूट्रिशन फूड से आया है तो फूड न्यूट्रिशन देगा, right? Nutrition synthesized or taken up by the food, food gives up nutrition. Now nutrition gives us energy. Okay, nutrition जो है हमको एनर्जी देता है। एनर्जी, अब why do we need energy, हम इस एनर्जी का करेंगे क्या? Nutrition gives us energy, and energy is requirement is common. Energy's requirement is very common in all the organisms and is fulfilled in different ways. Okay, so nutrition is needed. um why do we need energy? Okay, very common, its requirement is very common in different ways. Okay, nutrition is needed to provide energy for doing any activity and provide essential nutrients for life processes. Understood? Now next is autotrophic nutrition. Okay, so now what is autotrophic nutrition? Basically, some organisms, right? Some organisms use simple food material, okay, from organic sources in the form of CO2, which is carbon dioxide, and H2O, which is water. I repeat, some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. This, organisms are known as autotrophs. Okay, and the example of autotrophs are green plants and bacteria. Let's read from the book. Okay, book से भी एक बार देख लेते हैं. Carbon and energy requirement of carbon and energy requirement for autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. Photosynthesis we all know. Okay, it is a process by which autotrophs take the substance from the outside the body and convert into stored forms of energy. Okay, yeah, this material is taken from carbon dioxide, means CO2, and water, which is H2O, which is converted into what? Carbon dioxide. Sorry, this material, yeah, which is converted into carbohydrates. Okay, in the presence of sunlight and chlorophyll. This is what? Photosynthesis. Okay, carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. Carbohydrates क्यों चाहिए होता है? It will provide energy to the plants. We will study how this take place in the next section. Okay, so just wait. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which starves the initial energy, reversed and used and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy is derived from the food we eat and stored in the body in the form of glycogen. What is glycogen? Let me know in the comment section if you know. Okay. Otherwise आई एम टेलिंग यू व्हाट इज ग्लाइकोजन, बट इसके बाद आपको अपने अपनी लैंग्वेज में बताना है दैट व्हाट इज ग्लाइकोजन. सो प्लांट्स, हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स पढ़ा. अब बेसिकली ये जो प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं? स्टार्च पढ़ा ना हमने, स्टार्च बना रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट एंड द carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. अब एक एग्जाम्पल से समझो इसको. आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने खाना बनाया,
सपोज आपकी मम्मा ने खाना बनाया, कढ़ाई में बनाया, कुछ भी बनाया, आप उसको डायरेक्ट आपके मुंह में आके तो नहीं डाल देंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। उसको पहले एक यूटेंसिल में, किसी भी यूटेंसिल में स्टोर करा जाएगा, राइट? कढ़ाई से डायरेक्ट तो नहीं डाला जाएगा, किसी यूटेंसिल में स्टोर करा जाएगा, है ना? तो वही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट में, ठीक है? वो जो मतलब वो जो कढ़ाई में जो खाना है ना, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पर जो खाना हम लोगों ने खाना खा लिया सपोज, और कुछ खाना बच गया, ठीक है, और आपकी मम्मा ने बोला इसे हम बाद में खा सकते हैं, हमें ये बाद में काम आएगा। सपोज आपने लंच में ये बनाया, वो रह गया, बच गया, वो डिनर में यूज हो जाएगा, है ना? उसको आप ओवर ईट तो नहीं कर सकते, वो डिनर में यूज हो जाएगा, बिकॉज सो जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी हम प्रोवाइड कर दिया प्लांट को। अब वो जो खाना है जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बच गया, इमिडिएटली यूज नहीं हो सकता, वो बच गया। अब उसको क्या किया, कार प्लांट ने ना उस कार्बोहाइड्रेट को एक बर्तन में बंद करके रख दिया कि वो डिनर में यूज हो जाएगा, मतलब स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख दिया। तो अब इससे हमें ये पता चल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट उसे कौन सी फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है? अब व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन बता रहे थे हम। तो सम प्रोसेसेस अकर इन अस आल्सो, यही जो सेम प्रोसेस होता है, सेम टू सेम हमारी बॉडी में भी होता है, सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। सो सेम प्रोसेस occurs in the us also. In our body food is stored in the form of glycogen. अब प्लांट्स में तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा था, बट अब ऑर्गेनिजम्स में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है फूड, ठीक है ना? अब क्या है कि सी लाइक ओवर हियर, अब इससे ना हमको एक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करने को मिल सकती है, ठीक है? सी दैट इक्वेशन इज, हमने क्या पढ़ा कि कार्बन जो है, व्हाट, कार्बन, ओके, एंड एनर्जी, बहुत गंदा आ रहा है आई नो, ठीक है, टेकन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ओके, टेकन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सब, आउटसाइड द बॉडी, convert into stored form of energy, okay, stored form of energy, okay। अब इससे ना ये पूरे से एक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, इसको इजीली इस पूरे प्रोसेस को लर्न करने के लिए। सिर्फ वो इक्वेशन अगर लर्न हो गई तो ये पूरा प्रोसेस लर्न हो गया। दैट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद कर लेना। दैट CO2 एंड H2O, हमने पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ओके, व्हाट कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये तो प्लांट्स में हो गया, या फिर मतलब और ग्लाइकोजन, GLYCOGEN। ओके, अब इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कहाँ है, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, सनलाइट वेयर इन द क्लो सॉरी क्लोरोफिल। ओके, सिर्फ ये इक्वेशन यू हैव टू लर्न कि CO2 and H2O convert into carbohydrate or glycogen, and this will convert in the presence of sunlight. This will convert into carbohydrates in the presence of sunlight and in chlorophyll. Okay, ये था, एंड ये वाला भी टॉपिक जो है हमारा खत्म हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्शन। ठीक है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्शन। यहाँ पे हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है खत्म कर लिया है। नाउ एक मिनट, इसके बाद हमारा आएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वी हैव फिनिश्ड। देखो, ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। और एक एडवांस चीज बता देती हूँ कि जो 6CO2 प्लस 12H2O लिखा है, ये जो है, ये इन जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बना, मतलब ये एरो के बाद जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये 6, ये 12 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है। ये सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इन दी चैप्टर नंबर 1। और ये ऑक्सीजन के आगे भी 6 लिखा है, ये बड़ा 6 इसलिए लिखा है क्योंकि इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो if you like the video and the explanation, so please do like, share and comment and subscribe the channel. Thank